हेलो दोस्तों, स्ट्रैटेजिकल इन्वेस्टिंग के इस नए एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं आपका दोस्त रशीद, आई एम फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे एसआईपी के मैकेनिज्म को और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है एसआईपी के अंदर जो हमें वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ जनरेट करके देती है। दोस्तों, हम समझने की कोशिश करेंगे क्यों बोला जाता है कि एसआईपी सही है। उसके पहले दोस्तों, मार्केट को लेकर एक मिथ है लोगों के बीच में कि मार्केट की वोलेटिलिटी जो है वो हमारे कैपिटल को ईट अप कर सकती है। तो अगर इस मिथ को दूर करना है तो दोस्तों सबसे पहले हमको समझना होगा मार्केट के जर्नी को। मार्केट की जर्नी में हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ऐसे कई इंसिडेंसेस है जहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी हाई हो गई थी। जैसे कि 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम आ गया, 2001 में डॉट कॉम बबल आ गया, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2016 डिमोनेटाइजेशन, 2020 पैंडेमिक, 2022 जियोपॉलिटिकल टेंशंस जहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। और ऐसे कई इंसिडेंसेस होने के बावजूद भी दोस्तों अगर हम देखें तो आज हमारी मार्केट एक नए हाई के ऊपर खड़ी है। तो इसका मतलब दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म में अपना एक व्यू बनाए तो मार्केट को लेके हमारा व्यू हमेशा बुलिश ही होगा। तो ऐसे में ये जो मार्केट की वोलेटिलिटी है, इससे पैनिक होने की हमको ज़रूरत नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। और अगर फिर भी इस वोलेटिलिटी को आपको बीट करना है, तो हमारे पास म्यूचुअल फंड के अंदर एक ब्रह्मास्त्र है जिसको हम बोलते हैं एसआईपी। तो दोस्तों जब भी एसआईपी की बातें होती है तो इसमें से कई सारे फीचर्स लोगों को गिनाए जाते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे ये जो दो बेनिफिट्स हैं, ये जो दो बेनिफिट्स है, ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और ये जो बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग है, मुझे लगता है कि एक बार अगर किसी इन्वेस्टर ने इनका इनका जो बेसिक्स है इसको समझ लिया, ये किस तरह से एसआईपी को फंडामेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, अगर इसको समझ लिया तो मुझे लगता है कि कोई भी इन्वेस्टर अपनी एसआईपी को विड्रॉ नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में, तब तक जब तक उसका वाई पूरा नहीं होता दोस्तों। अगर इस वाई के बारे में आपको जानना है दोस्तों, ये वाई क्या होता है, तो मैंने इस वाई के ऊपर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया हुआ है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी आपको ऊपर लिंक मिल जाएगी। आप एक बार ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को दोस्तों, हो सकता है वो आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में आपकी काफ़ी हेल्प करे। तो यहाँ पे हम अगर बात करें इन दो फीचर्स के बारे में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, तो इसको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है। अब ये जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग अप्रोच होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि हम हमारा एक स्पेसिफिक अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम एसआईपी के फॉर्म में बोलते हैं। तो एक रेगुलर इंटरवल पे एक फिक्स्ड अमाउंट हम क्या करते कंट्रीब्यूट करते, और हम नहीं देखते कि मार्केट ऊपर जा रही है यानी मार्केट अपना हाई बना रही है या मार्केट अपना लो बना रही है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। हम खाली हमारा एक सर्टन अमाउंट सर्टन टाइम इंटरवल के बीच में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। अब इसमें होगा क्या दोस्तों कि जब मार्केट हाई होगी तब हमें कम यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे, लेकिन जब मार्केट लो होगी तो हमको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे। यानी हाई मार्केट में हमको लो यूनिट्स आएंगे, लो मार्केट्स में हमको हाई यूनिट्स आएंगे। और अगर हम इसका एवरेज करके देखें दोस्तों लॉन्ग टर्म में, जब हमारे एवरेज कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करें, उसको कंपेयर करें हमारे एवरेज प्राइस से, तो हमेशा हमारी एवरेज कॉस्ट ये हमारे एवरेज प्राइस से कम होगी। दोस्तों हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो हमेशा हमारे एवरेज प्राइस से कम होगी। तो इसका मतलब दोस्तों कि मार्केट की वोलेटिलिटी को हमको कुछ लेना देना ही नहीं है, हमको सिर्फ हमारी एक अमाउंट को कंट्रीब्यूट करना है। और ये जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट है, ये हमको एक रुपी कॉस्ट का जो एडवांटेज है वो देता रहेगा। हमारी जो कॉस्ट है उसको हमेशा मार्केट वैल्यू से वो क्या रखेगा, कम ही रखेगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अब एवरेज जो होता है ये हमको पता है कैसे होता है। हम क्या करते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पे इसका एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है दोस्तों कि ये जो हर महीना मैं क्या करूँगा, एक 10 किलो एप्पल खरीदी करूँगा। तो उस हिसाब से मैंने जनवरी महीने में और फरवरी महीने में 10-10 किलो के एप्पल खरीदी किए। मैंने फिक्स किया था एक क्वांटिटी कि मैं 10 किलो हमेशा खरीदी करूँगा। मैं वहाँ पे प्राइस को नहीं देखूँगा। तो जब प्राइस मैंने देखा तो ₹20 जनवरी में थी, तो मेरे जनवरी का खर्चा हो गया 200।
मेरा फरवरी में जो प्राइस थी एप्पल की पर केजी की वो थी 40, तो उसके हिसाब से मेरी टोटल कॉस्ट वहाँ पे हो गई 400। तो अगर दोस्तों इन दोनों 2 महीनों का जनवरी फरवरी की मैं टोटल कर दूँ तो मैंने 600 रुपया इनकर्ड किया, उसके एवज में मुझे 20 यूनिट्स आ गए। तो 600 रुपया टोटल 2 महीनों का खर्चा, 2 महीनों में मैंने कितने यूनिट्स गेन किए, 20 यूनिट्स गेन किए। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ यानी 600 को 20 से अगर डिवाइड करूँ दोस्तों, तो वो बन के आ रहा है मेरा 30 रुपीज़। ठीक है, तो जनरली ये होता है एवरेज। यहाँ पे हमने क्या किया, एवरेज निकाला। अब ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एवरेज से अलग होता है। यहाँ पे अलग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम क्वांटिटी फिक्स नहीं कर रहे, यहाँ पे हम फिक्स कर रहे हमारी अमाउंट को। यहाँ पे हम हमारी अमाउंट को फिक्स करें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बोला कि हर महीना मैं कितना कंट्रीब्यूट करूँगा, 200 रुपीज़। यानी मार्केट में प्राइस कुछ भी चलने दो, मुझे सिर्फ 200 रुपया देना है आपको। तो मैंने पहले जनवरी महीने में 200 खर्चे किए। उस समय में मार्केट में रेट चल रहा था 20 रुपये किलो। तो यूनिट्स कितने अलॉट हो गए दोस्तों मुझे, 200 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज़ 10 यूनिट्स। फिर फेब्रुवरी महीने में फिर से मैंने 200 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए, जबकि प्राइस चल रहा था 40 रुपीज़ पर केजी। तो उसके हिसाब से मुझे यूनिट्स अलॉट हो गए 5। तो टोटल यूनिट्स मुझे कितने अलॉट हो गए दोस्तों, 15, जिसके लिए मैंने कॉस्ट कितना इंकर्ड किया था, 400। तो यानी इसका अगर मैं एवरेज निकालूँ दोस्तों, तो ये 400 को मैं डिवाइड कर दूँ 15 से। अगर ये 400 को मैं डिवाइड कर दूँ दोस्तों 15 से, तो मेरा एवरेज बन के आ रहा है 26.66। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अमाउंट फिक्स कर ली। मैंने नहीं देखा प्राइस ज़्यादा है कि प्राइस कम है, अकॉर्डिंगली मुझे कम या ज़्यादा यूनिट्स आ गए। तो मेरा एवरेज दिख रहा है 26.66। तो ये तो हो गया मेरा एवरेज। अब इस एवरेज को मुझे कंपेयर करना है दोस्तों मेरे प्राइस के साथ। ये एवरेज कॉस्ट है मेरी, तो इसको कंपेयर करना है मुझे एवरेज प्राइस के साथ। तो एवरेज प्राइस अगर निकालनी है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ये जो 20 रुपीज़ है और ये जो 40 रुपीज़ है, इनकी टोटल करनी है। तो 20 प्लस 40 हो गया 60, डिवाइडेड बाय 2 आइटम्स। ये 2 आइटम्स है तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो वो केस के अंदर जो मेरी एवरेज प्राइस बन के आ रही दोस्तों, वो है 30 रुपीज़, राइट। 60 डिवाइडेड बाय 2, तो वो बन के आ रही है 30 रुपीज़। तो एवरेज प्राइस मेरी दोस्तों 30 रुपये और एवरेज कॉस्ट है मेरी 26.66। तो ये है एडवांटेज आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। हमेशा आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी एवरेज प्राइस से कम ही होगी। अब इसी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को हम म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करके देखते हैं। म्यूचुअल फंड के जो अलग अलग मार्केट सिनेरियो होते हैं, मार्केट सिनेरियो में म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करेगा, इसको अप्लाई करके देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप, मार्केट में 3 ही सिचुएशन हो सकती है। या तो मार्केट राइजिंग हो सकती है, या तो मार्केट फॉलिंग हो सकती है, या तो मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। अब राइजिंग मार्केट कौन सी होती है, जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में होती है और वो डायरेक्शन होता है अप ट्रेंड। फॉलिंग मार्केट होता है जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में होती है बट मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो डाउन होता है। और वोलेटाइल मार्केट यानी मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मार्केट ऊपर नीचे चलते रहती है। तो दोस्तों जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, वैसे हम यहाँ पे भी देखेंगे कि हर महीना मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ 10,000 रुपीज़। और ये जो एन है, एन यानी हमारी प्राइस हो गई दोस्तों। तो जब मैंने 10,000 रुपीज़ फर्स्ट मंथ में कंट्रीब्यूट किया, तब एन चल रही थी 10,000। अब ये राइजिंग मार्केट है, ये राइजिंग मार्केट है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एन है ये बढ़ती जाएगी। जैसे पहले महीने में 10 थी, दूसरे महीने में 10.5 हो गया, सेकंड में थर्ड में 12 हो गया, फिर 14 हो गया, 17 हो गया। तो राइजिंग मार्केट में आपकी एन बढ़ती जाएगी। और देख सकते हो दोस्तों आप कि जैसे जैसे आपकी एन बढ़ेगी, यहाँ पे जो आपके यूनिट्स अलॉट हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। जैसे कि ये 10 रुपीज़ के हिसाब से मुझे 1000 यूनिट्स अलॉट हो गए। ये 10,000 पे 10.50 रुपीज़ के हिसाब से मुझे यूनिट्स अलॉट हो गए 952.38। और ये 10,000 के ऊपर प्राइस फिर से बढ़ी, पर यूनिट्स मेरे फिर से घटे। तो इसका मतलब जब राइजिंग मार्केट होता है दोस्तों, तब हमको कम यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। अब अगर मैं इनकी कॉस्ट निकालूँ दोस्तों, मुझे टोटल यूनिट्स अलॉट किए गए 4643 और मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो है 60,000, सॉरी 60,000। तो मैंने टोटल कॉस्ट इनकर्ड की 60,000। मेरे जो टोटल यूनिट्स अलॉट हो गए वो है 4643। तो मेरी जो एवरेज कॉस्ट है दोस्तों
वो बन के आ रही है 12.92। 60,000 डिवाइडेड बाय 4643 बन के आ रहा है मेरा 12.92। ये है मेरी एवरेज कॉस्ट। अब अगर मुझे एवरेज प्राइस निकालना है दोस्तों, अगर मुझे एवरेज प्राइस निकालना है तो मुझे ये जो मेरी एनएवी है यानी मेरी जो प्राइस है इसकी टोटल करनी होगी और इसको डिवाइडेड बाय 6 करना होगा। तो 81.50 डिवाइडेड बाय 6 कर दूं मैं तो आएगा मेरा 13.58। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों मेरी एवरेज प्राइस है 13.58, मेरी एवरेज कॉस्ट है 12.92 यानी मेरी एवरेज कॉस्ट मेरे एवरेज प्राइस से कम है। तो ये तो हो गया राइजिंग मार्केट वाला सिनारियो दोस्तों। अगर हम फॉलिंग मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे एनएवी कम होती गई, जैसे जैसे एनएवी कम होती गई मुझे यूनिट्स ज़्यादा अलॉट होते गए। तो इसका मतलब दोस्तों एक फॉलिंग मार्केट जो होता है वो आपके एसआईपी को हेल्दी बनाता है। हम तो डर जाते हैं फॉलिंग मार्केट में, बट अगर हम एसआईपी हमारी कंटिन्यू करें इन फॉलिंग मार्केट ऑल्सो तो लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट हमको अच्छा ही मिलेगा दोस्तों। देखो आप कि यहाँ पे जब मैंने 10,000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया, जब पहले महीने में 10,000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया, मेरी एनएवी 10 रुपीज़ थी, ठीक है, और यूनिट्स कितने अलॉट हो गए मुझे 1000 यूनिट्स अलॉट हो गए। तो अगले महीने में मैंने 10,000 कॉन्ट्रीब्यूट किए, एनएवी नीचे आ गई थी क्योंकि फॉलिंग मार्केट है तो 9.75 पे मुझे यूनिट्स अलॉट किए गए 1025 जो कि मेरे प्रीवियस मंथ से ज़्यादा थे। फिर एनएवी कम हो गई और मुझे यूनिट्स ज़्यादा अलॉट किए गए, फिर एनएवी कम हो गए और यूनिट्स ज़्यादा अलॉट किए गए। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो यूनिट्स अलॉट हो गए वही 6 मंथ के अंदर फॉलिंग मार्केट में 7,770, जो हमारे राइजिंग मार्केट से ज़्यादा यूनिट्स है दोस्तों। ओके, तो जनरली फॉलिंग मार्केट हमारे एसआईपी के लिए काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका एडवांटेज हमको डेफिनेटली अच्छा आएगा। तो अभी अगर हम लोग इसका भी एवरेज निकाले दोस्तों तो 60,000 डिवाइडेड बाय 7770, तो हमारा एवरेज कॉस्ट बन के आ रहा है 7.72। और अगर एवरेज प्राइस निकाले यानी ये जो एनएवी है इसकी टोटल करे तो वो है 48.25 डिवाइडेड बाय 6, तो एवरेज प्राइस बन के आ रही 8.04। तो इसका मतलब एवरेज प्राइस है 8.04, 7.72 है मेरी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट मेरी एवरेज प्राइस से क्या है दोस्तों कम है, यानी फॉलिंग मार्केट का जो सिनारियो है यहाँ पे भी हमें ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट ही दे रहा है। अब हम बात करेंगे तीसरे सिनारियो की जो कि वोलेटाइल मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट कोई डायरेक्शंस में नहीं है तो इसी वजह से एनएवी कभी आपको बढ़ी हुई मिलेगी और कभी कम हुई, तो कभी बढ़ गई, तो कम ज़्यादा होते रहेगा। अकॉर्डिंगली यूनिट्स भी आपको कम ज़्यादा अलॉट होते रहेंगे। तो हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमको जो टोटल यूनिट्स अलॉट हो गए वो है 5611। ओके, और जो मेरी टोटल कॉस्ट है वो है 60,000। तो अगर इस 60,000 को 5611 से मैं डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगी मेरी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट है मेरी 10.69, और एवरेज प्राइस अगर निकालना चाहूँ मैं तो मुझे एनएवी की टोटल करनी होगी जो कि आ रही 65 डिवाइडेड बाय 6 कर दूँ तो मेरी एवरेज प्राइस बन के आ रही है 10.83, विच इज़ अगेन हायर देन माय एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है मेरी 10.69, एवरेज प्राइस है 10.83, तो यानी एवरेज कॉस्ट मेरी कम है। यानी मार्केट का सिनेरियो कुछ भी हो दोस्तों, मार्केट बढ़ रही हो मार्केट कम हो रही हो, मेरी एवरेज कॉस्ट जो है वो हमेशा मेरे एवरेज प्राइस से कम ही होगी और इसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मिल सकता है दोस्तों। तो एक तो ये एडवांटेज हो गया रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। आई होप्स कि ये जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कंसेप्ट है इसका टेक्निकलिटी आपके समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया रहेगा कि किस तरह से ये हमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। अब हम इसके एसआईपी के दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करेंगे दोस्तों जो कि है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ये एक्चुअली एक सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग है। यहाँ पे हम अगर लॉन्ग टर्म में बने रहे तो हम हमारा अच्छा खासा कॉर्पोरेट जनरेट कर सकते हैं। जैसे होता है ना दोस्तों कि एक प्लेयर अगर क्रीज के ऊपर बना रहे तो रन्स आते रहेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, आपको आपके इन्वेस्टमेंट में बने रहना है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली आपका एक अच्छा वेल्थ जनरेट करके देगा। इसके लिए दो कंडीशंस होती है दोस्तों, एक तो होता है आपको मार्केट में बने रहना और दूसरा होता है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। हम ये दोनों भी कंडीशंस को समझ के लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे दोस्तों, मान लो एक आदमी जो है वो अपनी 2000 की एसआईपी चलाता है, हर महीना वो 2000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट है दोस्तों 2000 रुपये, हर महीना वो आदमी क्या कर रहा है 2000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसका अगर हम लोग CAGR पकड़े, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा, कंपाउंडिंग एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, तो वो हम लोग अगर 12% का मान के चलते हैं दोस्तों, तो 5 सालों में वो आदमी 2000 के हिसाब से जो अपना कंट्रीब्यूशन देगा वो होगा 1,20,000, और 5 साल के 1,20,000 उसके बन जाएंगे दोस्तों 1,62,300 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। वहीं पे अगर वो 10 साल इन्वेस्टेड रहता है, यानी 2,40,000 रुपये वो कंट्रीब्यूट करेगा और उसका 2,40,000 बन जाएगा दोस्तों 4,48,500। अगर मान लो वो 15 साल इन्वेस्टेड है, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा 3,60,000, और उसकी जो कॉर्पोरस बन के आएगी वो 15 सालों के अंदर वो रहेगा 9,52,000 मोटा मोटा। और 20 ईयर्स में 4,80,000 कंट्रीब्यूट करेगा दोस्तों, और उसके बदले में वो लेगा 18,41,000 मोटा मोटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग दोस्तों कि जितना टाइम हम ज़्यादा मार्केट में स्पेंड करेंगे, जैसे 5 to 10, 10, 15, 20, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा कॉर्पस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बन के आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं खाली 4,80,000 कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और जो मुझे रिटर्न बन के आ रहा है, यानी मेरा जो कॉर्पस बन के आ रहा है वो आ रहा है 18,41,000 मोटा मोटा। तो अभी ये कैसे होगा दोस्तों? ये क्या मतलब, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो आपका ग्रोथ अमाउंट है, उसको भी क्या किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका ग्रोथ अमाउंट, तो उसके वजह से ये जो कॉर्पस है, इसको लॉन्ग पीरियड में, यानी एक अगर आप टाइम दोगे, अच्छा खासा टाइम दोगे, तो ये अच्छा खासा कॉर्पस आपको जनरेट करके देगा, बिकॉज ऑफ दिस बेसिक्स। ठीक है, तो एक तो हो गया कि हमको लॉन्ग टर्म बने रहना है। अब जो हमारा दूसरा कंडीशन था कंपाउंडिंग के लिए, वो था कि हमको जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं हमको करना होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं हम, एक है तानिया, एक है करीना, एक है अनामिका। अब ये जो तानिया, करीना, अनामिका, इन्होंने अपना फ्यूचर प्लान करके रखा है, इन्होंने अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच के रखा है दोस्तों। और इनका जो रिटायरमेंट एज इन्होंने कंसिडर किया है वो है 60 ईयर्स। अब ये जो तानिया है, इसने अपने 20th ईयर में, मतलब जब उसका एज 20 था, उसने इन्वेस्टमेंट चालू कर दी। तो यानी तानिया इन्वेस्टेड है 40 ईयर्स के लिए दोस्तों। करीना जो है उसका एज है 30, उसका रिटायरमेंट एज उसने पकड़ा है 60 ईयर्स, तो इसका मतलब वो इन्वेस्टेड है 30 ईयर्स के लिए। और जो अनामिका है उसका एज है 40, और उसने जो रिटायरमेंट एज पकड़ा है वो है 60। तो इसका मतलब वो इन्वेस्टेड है दोस्तों 20 सालों के लिए। तो तानिया 40 ईयर्स, करीना 30 ईयर्स, और अनामिका 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहेगी। इन्होंने सोचा है कि हम हर महीना 1,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस हिसाब से तानिया 40 साल कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, तो तानिया का जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो है 4,80,000। करीना जो है वो 30 साल इन्वेस्टेड है, 1,000 के हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3,60,000। और ये जो अनामिका है, ये 20 साल इन्वेस्टेड है दोस्तों, 1,000 के हिसाब से उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बन जाएगा 2,40,000। अब दोस्तों अगर हम कंसिडर करते 10% का CAGR, जो कि काफ़ी लोअर साइड में पकड़ा हम लोगों ने, पर अगर हम लोग 10% पर एनम का CAGR पकड़ते, तो अनामिका जो है, जिसने काफ़ी लेट से अपनी SIP चालू कर दी, तो उसको खाली 20 साल मेरे इन्वेस्टेड रहने के लिए, और उसका कॉर्पस बन गया 7,50,000। करीना 30 इयर्स इन्वेस्टेड है दोस्तों, तो उसका जो कॉर्पस बन के आ रहा है वो है 22,50,000। और ये जो तानिया है जो 40 साल इन्वेस्टेड है दोस्तों, उसका कॉर्पस बन के आ रहा है 65 लैक्स। तो आप देख सकते हो दोस्तों 4,80,000 के अगेंस्ट में आपको मिल रहा है 65 लैक्स, अगर आप क्या करते हो, अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हो दोस्तों। तो ये जो है, ये आपको एडवांटेज मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जनरली ये 2 फीचर्स है दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि ये 2 फीचर्स के वजह से ही हमको SIP काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकती है। और अगर ये सारे फीचर्स आपको फंडामेंटली क्लियर हो गए, अभी अगर हमको समझ में आ गया कि किस तरह से अगर मैं मार्केट के अंदर अपना टाइम स्पेंड करूँ,
ना कि मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करूँ, तो मुझे मेरी एसआईपी बेनिफिट देगी। तो इसीलिए मैंने बोला था दोस्तों कि अगर ये 2 फीचर्स आपके समझ में आ रहे हैं, अगर इनका टेक्निकलिटी हमारे समझ में आ रही है, तो हम हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करेंगे। हम तब तक हमारी इन्वेस्टमेंट को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक विथड्रॉ नहीं करेंगे, जब तक हमारा व्हाई क्लियर नहीं होता है। तो इसीलिए मैं भी बोलता हूँ दोस्तों कि एसआईपी सही है, खाली हमको उनके फीचर्स को या उसके बेसिक्स को समझना होगा। एक बार अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर भरोसा हो गया कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो क्यों आपको ग्रोथ करके देगा, तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से टस से मस नहीं होगे, मार्केट में कितनी भी वोलेटिलिटी रहने दो दोस्तों। तो आई होप्स दोस्तों कि आपको ये जो मेरी बातें हैं वो समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप शेयर तो ज़रूर करोगे। दोस्तों शेयर इसलिए करना क्योंकि एक मेरी कोशिश है कि ये जो मतलब कई चीज़ें होती है जो लोगों को नहीं पता होती है। लोग खाली ट्रेंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे एक ट्रेंड आ गया कि चलो म्यूचुअल फंड है और एसआईपी है तो हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पर आपको उस इन्वेस्टमेंट पे बिलीव होना ज़रूरी है दोस्तों। आपको भरोसा करना ज़रूरी है कि ये इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट मुझे कौन से बेसिस के ऊपर एक अच्छा जो कॉर्पस है वो बना के देगी। तो मेरा प्रयास यही है दोस्तों कि हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको भरोसा होना ज़रूरी है, और इसके लिए हमको थोड़ा-सा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो भी मेरे पास छोटा-मोटा नॉलेज है, जितना मेरे समझ में आता है दोस्तों, मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही थोड़ा बहुत नॉलेज आप भी शेयर करो। अगर आप खुद नहीं कुछ कर सकते तो खाली इस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, इससे भी काफ़ी मदद होगी। लोगों को आसानी होगी समझने के लिए क्यों उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों उनको एसआईपीज़ करनी है, और कई उनके गोल्स हो गए दोस्तों जो फुलफ़िल करने में आप उनकी इनडायरेक्टली मदद करोगे। तो आई होप्स दोस्तों कि आप मेरी बात को मानोगे, मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच।